आज हम आपको एक ऐसी हस्ती के साथ रूबरू करवाना चाह रहे हैं कि जिनके बारे में आपको मैं क्या बताऊं और उनके बारे में क्या मैं बोलूं। आज वो 72 ईयर्स की एज में भी हमसे ज्यादा यंग है और हमसे ज्यादा एक्टिव है। उनका एक्सपीरियंस में अगर मैं बात करूं तो बिजनेसमैन के रूप में और मीडिया लाइन के रूप में या रिपोर्टर के रूप में या फिर ऐसा बोलूं कि एक सोशल वर्कर के रूप में हमारे साथ है। ज्यादा मैं टाइम आपका ना लेता हूं, मैं आप उनको रूबरू करवाने वाला हूं। वो है हमारे राकेश नानकर जी। अंकल जी रूबरू में आपका स्वागत है जी। मैं आपसे सबसे पहले ये आज पूछूंगा कि आप फाजिलका के हैं? जी हाँ, मेरा जन्म फाजिलका में हुआ 1952 जुलाई 1952 में। अंकल 1952 के बाद में आपने स्टडी भी फाजिलका में करी? जी, प्राइमरी स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल और उसके बाद एसडीआई स्कूल में मैंने शिक्षा पास की। अंकल आज हम आपके साथ में आपके एक्सपीरियंस के साथ में हम बातें करना चाहते हैं ताकि आपके थ्रू हमारी ऑडियंस को भी ये पता चले कि जिस हस्ती को हमने आज बुलाया है उसके साथ रूबरू कराया है, क्योंकि जैसा जितना को मैं जानता हूँ आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस है। तो वो आज एक्सपीरियंस मैं अपनी आवाम के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैट्रिक के बाद में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ ऐसा स्टडी में क्या करा? मैट्रिक के बाद मैंने आईटीआई कॉलेज में एडमिशन ली थी और लगातार 4 कोर्स मैंने किया। उस समय जब आईटीआई में एडमिशन रेडी होती थी ये कहा जाता था कि आप कम से कम 5 बच्चे और लाएं तो आपको एडमिशन मिलेगी। आजकल भी एकदम यही रहता है स्कूलों में। मंत्री साहब की सिफारिश हो तो शायद कभी भी नहीं मिलती, आजकल तो बड़ी मुश्किल है इसमें एडमिशन लेनी। वो टाइम और था, ये टाइम और नहीं। वैसे भी एकदम आजकल कई स्कूलों में या कॉलेजेस में जैसे लोग बाहर जा रहे हैं, ट्रेंड तो यही चल रहा है कि आप 5-5 एडमिशन लेके आइए। आजकल ये बिजनेस बन गया, उस वक्त बिजनेस नहीं था। ओके। तो उस वक्त तो ये होता था कि ज्यादा बच्चे इस लोग आईटीआई नवा नया जुड़ा था तो चाहते थे कि ज्यादा बच्चे आईटीआई में एडमिशन ले ताकि कॉलेज जो है सब तक चलता रहे। अगर बच्चे नहीं होंगे तो कॉलेज बंद होने के बाद बिल्कुल जाते हैं। तो अंकल आपने जैसे आईटीआई करी 4 साल मेरे ख्याल से रेगुलर आईटीआई करी है ना, अलग-अलग डिफरेंट कोर्सेज में आपने करा। उसके बाद में फिर क्या बिजनेस की तरफ गए या जॉब की तरफ गए? उस वक्त जो सैलरी थी ना वो कम थी जॉब की। तो मेरा ध्यान बिजनेस में ज़्यादा रुचि डल गया। तो मैं बचपन में ही जैसे मैट्रिक पास करता उसी वक्त से ही अपना कुछ ना कुछ फर्नीचर का काम 7 साल ही करता और 7 साल ही पढ़ाई करता। नहीं, अच्छा आपने 7 साल फर्नीचर का काम भी करा जी, और 7 साल आपने स्टडी की? हाँ जी, मैं सुबह स्कूल जाता दुकान खोल जाता था, शाम को आता तो दुकान खोल बैठ जाता। फर्नीचर ये जो अपनी लकड़ी का काम होता है या कुछ और? उस वक्त ये लकड़ी का काम था, अब तो मशीनें आ गई बड़ी बड़ी। उस वक्त तो गल्ले छानियाँ जो आटा छानने वाली छाली जिसको, अच्छा वो आपने खुद बनाई है जी। फ्रिज भी उस वक्त कम होते थे तो जो गुड़कियाँ बेचते थे ऑलरेडी पे उसके लकड़ी के बक्से, ये बोतलों वाले डाले, ये मैंने पता नहीं हजारों की संख्या बनाए। आपने एक ना पार्टनरशिप करी थी रोशन लाल जी के साथ में जी, वो पार्टनरशिप निभी क्यों नहीं? वो अग्रवाल समाज से थे, मैं माधव के था, हमारा खाना पीना खुला होता था। एक रात को कुछ चाय बनानी पड़ी 10 कप, तो उसकी वजह से हमारा अच्छा वो कितने महीने थे? क्योंकि जब दुकान में ग्राहक आते हैं तो उनकी सेवा बहुत तो करनी पड़ती है, तो वो थोड़े से बढ़िया हिसाब से जैसे क्या होगा बात करो। तो फिर वाला 6 महीने के अंदर एग्रीमेंट डाला। अच्छा आपने 6 महीने वो पार्टनरशिप की, तो उसके बाद फिर आप उसके बाद फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। या मैं करतारपुर से बड़ा मैं फर्नीचर लाता रहा, तकरीबन हफ्ते में 1 टाली लाता था। अच्छा तो अच्छा वक्त था, सस्ता था सामान। ठीक है। 3-4 हज़ार में गाड़ी फुल हो जाती थी। ओके। और 1 रुपया नकद किराया लगता था। अच्छा अंकल एक चीज और बताइए, मतलब जितना कि मैंने पता चला है कि राकेश जी बड़े लड़ाई वाले झगड़ालू किस्म के इंसान है और
आपकी कोई एक लड़ाई हुई थी गौशाला रोड पे जब आप जवान होते थे, जवान तो आप अभी भी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर है भी हम किसी को कुछ कहते नहीं लेकिन सुनते भी नहीं। अच्छा जी। अगर नजायज होती है तो फिर तो हम छोड़ते भी नहीं। अच्छा जी। जो छेड़ेगा उसको कैसे छोड़ दें? नहीं मतलब ये सच सच किस्सा है। हाँ, ये कि वाकई आप लड़ाई में ये शायद शाम तो याद नहीं मेरे गौशाला रोड पे आपके घर के सामने ही मेरी शॉप थी। अच्छा जी। तो वहाँ झगड़ा हुआ था, तकरीबन एक तरफ 60-70 आदमी थे, एक तरफ मैं अकेला था। अच्छा। मेरे लगी भी, उनके भी लगी। मतलब आप वो एक तरफ 50-60 आदमी और आप एक तरफ ही गए थे। वो ट्रक ड्राइवर वगैरह थे, ट्रक मालिक भी थे। मतलब हमारे पास सही इंफॉर्मेशन है कि वाकई आप बिल्कुल सही, लड़ाई झगड़े में आप सही बात है। और उस वक्त मेरे से वो एक तेजा होता है लकड़ी छीलने वाला। अच्छा जी। तो वो मेरे हाथ में था, तो वो किसी का लग गया तो उन्होंने फोन हो गए, वो उसके फोन देख के वो बाकी लड़के भाग हो गए। 15-20 मिनट मेरे को घेरे भी रखा उन्होंने, लेकिन मेरे भी उस वक्त टीम थी छोटी-छोटी युवा की। तो जब उनको पता लगा मिलने में, वो मेरे पीछे आए तो ये झगड़ा उस वक्त ठंडा पड़ गया। अच्छा कल एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे आपका 52 में बर्थ है जी। तो अगर मैं बात करूँ तो हमारा जैसे फर्जन का एक बॉर्डर एरिया पे है, तो तब तो आपने वो जंग भी देखी होगी और तब तक आप उस जंग में आप जवान भी थे। हाँ, मैंने सभी जगह देखी है, लेकिन 62 वाले जंग जो है वो मेरे को सिर्फ याद है कि जंग हुई थी, लेकिन ज्यादा जो नहीं था। लेकिन 71 की जंग मैंने पूरी अपनी आंखों से देखी है। और मैं फाजिल्का में ही था, मैं सवा शहर आबादी लगभग खाली हो गया था, लेकिन हम कुछ एक लोग थे जो फाइल में हुए थे। और यहाँ हमारी ड्यूटी लगी हुई थी उस वक्त, मिलिट्री के जवानों की सेवा करने की दूध चाय वगैरह की स्टॉल लगाई हुई थी। तो शहर वासियों में इकट्ठा करके वो राशन हमें ला के देते थे जो हम उनकी सेवा करते थे। और जब जंग हुई उस वक्त भी मैं ट्रक यूनियन के सामने जो की कॉलोनी है जी, वहाँ लोग के ट्रक पड़े होते थे, तो वहाँ मेरी ड्यूटी थी। तो आज भी तो कमी है वहाँ पे? आज तो वो गोल चौक बन गया। अच्छा वो जो गोल चौक है, अच्छा चौक बन गया है। अच्छा जी। तो शहर का वो शान है, तो जी। अब लोग घूमने नहीं है, ना ही वहाँ लोग के काम कर। मतलब आप 1971 में ही आपने ये सोशल वर्क में भी आप आ गए थे, 18-19 साल की एज। लगभग 71 क्या उससे 1-2 साल पहले भी शायद हिस्सा लेते थे अच्छे कामों में, जैसा आज भी ले रहे हैं। तो ये तो शुरू से ही मेरे पता नहीं माता पिता के संस्कार है जो मिले मेरे को। तो मैं कभी भी अच्छे काम से नहीं भागता, चाहे मेरा खाना खाया नहीं खाया दिन रात देखा। पर अंकल जहाँ पे आप अच्छे काम करते हो वहाँ पे आपने कुछ फायदे भी उठाए हैं। मतलब मैं अगर बात करूँ तो आपने कुछ जमीनों पे कब्जा भी करा था। मेरे पास मेरे मकान के अलावा या जो मेरी आज की डेट में फैक्ट्री है उसके अलावा कोई 1 इंच भी जमीन हो तो मैं सही आपको दे दूंगा। नहीं मैं आज की बात नहीं कर रहा, मतलब कुछ टाइम पहले आपने कुछ जमीनों पे कब्जा कर रखा था। बहुत भी पहले हो सकता है, ये तो आपने गलत सुना है, जिससे भी सुना है। अच्छा, अगर कोई वो है मेरे सामने लाए तो 1 इंच भी जगह होने की कोई ये कौन सी होटल मार्केट में कुछ जगह थी वहाँ पे आपने कुछ कब्जा कर रखा? वो कब्जा नहीं था, वो ऐसा है वहाँ एक शायद जो बुजुर्ग लोगों को मालूम था, अंग्रेजों के जमाने में वहाँ एक राम प्रेस हुआ करती थी। अच्छा, सॉरी राम नहीं, वेस्ट पेटेंट प्रेस। ओके। वो हमारे दादे परदादों की जमीन थी, तकरीबन 264 बीघे 4 साल का उसका किराया था। अच्छा जी। तो मेरे को लास्ट याद है हमने वो जब किराया में मिला था 1960 में थे, हमने पैसे मांगे थे, मानो के हिस्से से कुछ हिस्सा आया था जी। तो उसके बाद वो जगह छोड़ गए अंग्रेज। ठीक है। तो जब ये 60 के करीब में छोड़ गए तो जब मेरा ये झगड़ा हुआ कि मेरे को गोपाल चंद जी वकील जो यहाँ पे मेरे घर के सामने थे, उन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया, भाई आपकी खाली जगह पड़ी है, आप वहाँ जाके अपनी दुआ कर। तो वो सारी हमारे परिवार की साझा जमीन थी, उस पर मैंने जरूर कब्जा किया था। लेकिन जब वो उनको पता चला या जब सारे रिश्तेदार खड़े हुए तो हमने उनके 6 महीने के नोटिस के अंदर भी कब्जा छोड़ दिया और ऐसा पैसा भी नहीं लिया, खाली छोड़ दिया। मेरे पिताजी कहते कि मैं जवाब करा बेटा ये छोड़नी है, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने छोड़ दी। नहीं पर हमारी इंफॉर्मेशन कुछ ठीक है ना? नहीं, इन्फॉर्मेशन वो कब्जे वाली नहीं थी, कब्जा नहीं था वो तो हमने अपनी जमीन पे अपना हक जताया था
अच्छा। खाली पड़े थे लोग यहाँ पे, वो क्या बताऊँ आपको, जंगल था ये उस वक्त। अच्छा, लोग शहर वाले सारे रिपोर्टिंग करने और आज वो कब्जा हमारे पास होता तो आई थिंक करोड़ों की जमीन होती। हाँ होती होती, लेकिन मेरे पिता जी कहते नहीं कर रहे हैं, उसमें मेरे को हिस्सा मिला 11 कुआं में हमारे हिस्से में अंदर। अच्छा, मतलब आपको अपना हिस्सा मिला और आपने वो बिल्कुल हिस्सा मिला। अगर हमें वो कब्जा होता आज तो जमीन कितने की होती? होता तो कुछ भी होता है, उसका नहीं, वैसे आप तो जमीन करोड़ों में जाती है, करोड़ों में जाती है। मतलब आपने आज करोड़ रुपये आज छोड़े। मैंने पिछले दिनों में एक हिसाब उसका 11 कुआं में से एक कुआं गिरती है, 25 लाख की गिरती है, तो अंदाजा लगा 121 कुआं में करती है। अच्छा, 121 कुआं के अलावा इतनी जगह ही हमारे नागपुर द्वारा से गोकुल नागपुर हिस्से में आई है, जहाँ आजकल एमएफसी का हॉस्पिटल है। अच्छा, वो भी हमारे इकट्ठी थी, वो किसी वक्त मेरे कब्जे में गई है, ये बात सही है आपकी। ठीक है। तो अंकल इसी झगड़े में आगे बढ़ रहे हैं, आपको अपने भाई के साथ भी झगड़ा हुआ? देखिए फैमिली रिश्ते तो कहाँ नहीं है, हर जगह होते हैं, लेकिन मैंने ना अपने भाई से कभी गाली गलौज नहीं की या झगड़ा नहीं किया। उसने एक बार हाथ दिखाया, तो मेरा भाई ना सर्विस करता था कपूरथला में, अच्छा, सरकारी मुलाजिम था। एक दफा वो छुट्टी छुट्टी पे आया तो थोड़ा सा उसने आंखें दिखाई, और मैंने अपनी पत्नी को साथ लेके, बच्चों को साथ लेके सारा कुछ उसको देखता हो गया। मैं तो भाई लड़ना नहीं, मेरे को अपना काम देगा, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी जो वो सरकारी टीचर थी जी, लेकिन उस वक्त भी तनख्वाह 400-500 के बीच होती थी। जब मेरी शादी हुई थी तो 65 हुई शायद, तो शादी मिलती थी सैलरी। हाँ, तो उसने कहा छोड़ो, हमने झगड़ा नहीं। उसने बड़ी दिलेरी के साथ में सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया, हमने अपनी जिंदगी नई से शुरू की, और मैं मकान भी छोड़ आया था, हमने मकान भी किराए पे लिया 3-4 महीने। लेकिन हमारे ताया जी श्री अवसर जी नागपाल डिप्टी जिसको करते थे, उन्होंने और मेरे फूफा जी लोग श्री प्रीतम चंद गुजरा, उन्होंने बैठ के मेरा हिस्सा मेरे को दिलवाया। ये मुस्तनी मकान और 11 दुकानें मेरे से आई थी। मैंने मकान 83 में बेच दिया था, दुकानें धीरे धीरे सेल करके मैंने प्रेस लगाई है। ठीक है, वो कब्जे वाली दुकान नहीं आए। चलो अंकल, कई बार हमारे पास कुछ ऐसा मतलब पॉइंट्स आते हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। सेकंड एक चीज मैं और बोलूं कि एक बिजनेसमैन जर्नलिस्ट या रिपोर्टर की तरफ कब बढ़ा? वो ऐसा है कि मेरे एक परम मित्र थे धर्मला जी, जो आजकल चंडीगढ़ शिफ्ट कर गए हैं, तो वो पत्रकारिता में रुचि रखते थे। उस वक्त फाइल में 3-4 पत्रकार होते थे, तो वो जब भी कहीं फंक्शन में जाना होता था मेरे को साथ ले जाते थे। तो मैं बड़ा उस वक्त शर्म महसूस करता था, इनके पास तो कार्ड है सरकार के, मेरे पास तो कार्ड नहीं है। अच्छा, तब भी ये कार्ड वाला सिस्टम चलता था? हाँ बिल्कुल, तो शुरू से चलता था। तो उन्होंने मेरा कार्ड बनवा के दिया, जहाँ डीपीआर ऑफिस में बदलाव होते थे, तो उनको मेरे एप्लीकेशन दिए उन्होंने। तो धीरे धीरे मैं इस लाइन में चला गया उनके साथ, फिर मेरा हौसला भी खुल गया। फिर मैं हिंदी मिला और वीर प्रताप का भी नाम निकल रहा हूँ। उसके बाद मैंने गंगानगर से सीमा संदेश की सेवाएं दी, और 5-6 साल में सीमा संदेश के साथ भी जुड़ा रहा। अच्छे लगे, बहुत अच्छा काम किया। और इस बीच में ना एक चीज मैं पूछने भूल गया, एक ना कुछ पॉइंट था, एक मस्त पॉइंट, उसका क्या किस्सा था? मस्त पॉइंट वो ऐसा है, बिजनेस 2-3 किए मैंने, कामयाब नहीं हो पाया किसी वजह से। तो मैंने एक सूरत शहर में कोई अच्छे रेस्टोरेंट नहीं थे। अच्छा, तो मैंने मन बनाया कि एक अच्छा स्टैंडर्ड का रेस्टोरेंट बनाओ। वो मैंने बनाया भी, मेरा ख्याल शिवरात्रि 1991 को मैंने उसकी ओपनिंग की थी, और मैं 2-4-6 महीने के अंदर वो रेस्टोरेंट की बजाय वो चाय की दुकान बन गई। अच्छा, तो मेरा काम स्टार्ट हो गया। तो मैंने 1992 में शिवरात्रि को क्लोज कर दिया। नहीं, वो मस्त आपने क्या सोचा था कि वो मस्ती पॉइंट बनाने का या कुछ ऐसा एक अच्छा रेस्टोरेंट बनाने का चाहा? उस वक्त यहाँ कोई आइसक्रीम वगैरह की कोई एजेंसी नहीं थी जी, तो हमने वेरका की एजेंसी लाई। लेकिन उस वक्त वेरका वाले हमें फ्री कोड में देते थे, डिस्ट्रीब्यूटर था उनका हेड ऑफिस, तो वहाँ से हम अपनी जीप लेके जाते थे, बुलाते आते तो मल्ट हो जाती थी। अच्छे सिस्टम नहीं थे। अब तो गाड़ियाँ ही ऐसी आ गई हैं जिसमें
लगे हुए सीजर वगैरह, तो करा मैंने 1 साल काम किया उसमें भी। अच्छा, मतलब वो भी किस्सा सही है, मस्त मस्त। बिल्कुल सही है जी। मैं बस क्या बताऊँ आपको, नहीं वो बताओ ना। जब चाय के मतलब केतली उठानी पड़ी तो थोड़ा महसूस किया भी ये गलत लाइन में पड़ गए। तो मैंने उनसे, मेरे साला साहब है रमेश जी, अच्छा जी। वो मेरे को बात देख के मैंने पूछा करते कि क्या बात है भाई, मैंने उनको बताया भी इस तरह है, तो कहते बनाते को बंद कर दो। तो फिर हमने 15-20 दिन का अल्टीमेटम देकर फिर किसी के पैसे लेने हैं तो 15 दिन तक शिवरात्रि को ही बोलकर। अच्छा, उसी दिन मतलब 1 साल मस्त मस्त चला। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम भी चाय पिएंगे और आप भी चाय पिएंगे। Bubber Sweets. ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत है। हमने तो बब्बर स्वीट के तोशे के साथ चाय पी, आपने किसके साथ चाय पी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट राकेश नागपाल जी बने हुए हैं। उनकी लाइफ का बाकी पार्ट जानने के लिए एक बार फिर उनके साथ चलते हैं, राकेश नागपाल जी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका। 15 साल की रिपोर्टरशिप के बाद में सरन केसरी नाम कैसे है? ये उग्रवाद के दिनों में मैं जलंधर जाता था। अच्छा। तो पंजाब केसरी अखबार की मशीनें देखी तो हैरान होता था भी अखबार कैसे प्रिंट होता है, लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं भी ऐसी मशीन लगाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो मन में विचार आया कि क्यों ना अपना अखबार शुरू किया जाए। तो स्टार्टिंग में हम 3 पार्टनर, महेंद्र सिंह जी कुकड़ जो सर्वंत हो चुके हैं, एक कृष्ण जी कामरा जी और मैं, हमने तीनों के पार्टनरशिप के क्या लिखी और हमने विचार किया। जब अप्लाई किया तो लाइसेंस मिलने से पहले ही कृष्ण कामरा जी का पेट्रोल पंप आ गया। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस लाइन में नहीं आऊँगा, आप। तो हमने मशीन ला के प्रेस शुरू की, छोटा सा अखबार शुरू किया, कॉपी का साइज होता है। अच्छा जी। उस वक्त A4 साइज का। हाँ, मतलब एक A4 साइज। तो अच्छा चला, लेकिन वही कुछ जानते रहे महेंद्र सिंह कुकड़ जी और साडी पार्टनरशिप नहीं निभी। तो 6 महीने में ਅਸੀਂ फिर दोनों अलग हो गए। कीमत पाई तो एक प्रेस मेरे हिस्से आ गई। मैंने बच्चा ने कहा पापा थोड़ा पढ़ के खिलाना है, और बच्चा ने साथ देता बहुत अच्छा जी। जिस करके सी अज इस मुकाम पे पहुंच गए भी। करंट मशीन 8 पेज अखबार शहर के पंजाब के 7 जिले कवर कर रहे हैं। मतलब 7 जिले जी कवर कर रहे हैं। जी। और आई थिंक इट्स अ लीडिंग पेपर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फाजिलका। इस बारे में तुसी दसोगे जी, लेकिन मैं समझना अच्छा चल रहा है। 25,000 प्लस कॉपी ले ली सकती ऑटोमेटिक मशीन है, बिल्कुल किसी को जाके देख सकते हैं। अच्छा अंकल, इतना था कि खबर तो एक बहाना है, हमें सिर्फ आपको जगाना है। क्या ये स्लोगन सही चल रहा है आपको? हाँ जी, बिल्कुल सही चल रहा है। खबर के नाल से लोगों को जगाने हैं भी, अलर्ट करने प्रशासन को भी, हर नागरिक को भी अलर्ट करने हैं। ते बिल्कुल स्लोगन सही है, खबर तो बहाना है, हमें आपको जगाना है। और जितनी देर हर नागरिक नहीं जागेगा उन्हीं देर हालांकि में बदला। तो कई बार अंकल कुछ खबरें रोकनी भी पड़ती हैं, वो मतलब वो ऐसा है, मेरे सिस्टम है जी, मेरी टेबल पे न्यूज आ गई ना, वो नहीं रुकी कभी आज तक। क्योंकि मैंने बच्चों को भी यही सिखाया भी, अगर कोई मान लो और का पत्रकार है, वो कोई सेटिंग करता है, देखो हम यहाँ बैठे हैं, क्या करता है ये उसको मालूम। नहीं, आप ये मानते हैं सेटिंग होती है? बिल्कुल, पत्रकार का वो तो नाम है। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी शख्स जो मेरी आवाज सुन रहा है जी, एक नए पैसे का भी रफादारी मेरे को बता दे भी आपने ब्लैकमेलिंग करके 1 रुपए कमाए, तो मैं उसी जरिए काम करूँ। वाह, ये चैलेंज है, खुला चैलेंज है जी, सबूत के साथ कोई भी काम कर दे। जी, भी मेरे पास कई मौके आए, लेकिन उन्होंने उनको छोड़ दिया।
पता क्या होता है, कई झगड़े ऐसे होते हैं जिनकी खबर छपने से जो घर बस रहा है वो भी उठने की कगार पर पहुंच जाता है, हम उनको रोक देते हैं। जी अच्छा, मतलब अगर कोई भलाई के लिए काम करना फिर हो वो ये सादगी से अखबार चैलेंज करता है भी हर वक्त हर समय ये भलाई के काम में आगे रहेगा, ये अपना प्रॉफिट नहीं देखता। जी मेरे कई पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से ज्यादा कमाई की है, लेकिन मैं कमाई की ओर ध्यान नहीं देता। हमने नाम कमाया है, लाभ नहीं कमाया। अगर चलो कोई ऐसी एक घटना जिसमें वाकई आपके ऊपर कुछ पॉलिटिकल प्रेशर या एडमिनिस्ट्रेटर का प्रेशर कि वाकई इस खबर को रोकना चाहिए हो या ऐसा कुछ हो। होती है कई बार मेरे बारे में ये चर्चा है भी कोई खबर रोकनी हो, जैसे कोई प्रशासन द्वारा रोकनी हो डीसी ऑफिस में या एसएसपी कार्यालय में, तो जो मसला आता है तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि आप पूछ लीजिए साथ कैसे वाले रोक लेंगे। इस मामले में मैं मशहूर हूँ, बदनाम हूँ। वो रोक लेंगे कि नहीं रोक लेंगे। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताता हूँ। इस मैं अखबार का मालिक जी टीम लीडर हूँ। जी क्या आप मानते हैं कि इस अखबार में मेरे खिलाफ कोई खबर लग गई? नहीं, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं लगी हुई है। अच्छा, सरहद केस मेरे खिलाफ ये एक बार सीडी में कोई दरखास्त दी तो रोशनलाल जी जैन जिंदा थे, उसको हो चुके हैं। अच्छा उनके और मेरे खिलाफ जब हम शाम को सिटी थाने में खबरें लेने जाते थे ना, तो बच्चे जब गए तो उनको बोला, उन्होंने मुंशी साहब ने भी आजा ब्याज तरह बापू का वो आ गया। तो फिर वो जब टेबल पे न्यूज आई थे, हमने तो लगाई, बिल्कुल लगाई, मेरे खिलाफ भी लगी। अच्छा, वो हेडिंग लगी उस पर मेरे को कुछ फायदा भी मिला। कैसे? वो जब भी कोई खबर पढ़ने आता था तो वो ये कहता ये इन्होंने अपने खिलाफ लगा ली, कभी क्या छोड़ेंगे, मतलब उसका पॉजिटिव बिल्कुल। तो मतलब वो एक वाकई स्लोगन पक्का हो गया, खबर तो एक बहाना है। सही बात। मतलब वो दो पेज से कटिंग नहीं, मैं आपको कटिंग दिला देता हूँ। मेरा रिकॉर्ड पड़ा है, एक दिन का रिकॉर्ड पड़ा। अच्छा, फिर ये रिकॉर्ड आपको संभालना भी बिल्कुल एक दिन का बाइंडिंग करवा के अच्छी तरह मैं उन्हें दवाइयाँ छिड़कता हूँ कि कागज खराब ना हो जाए। मतलब 2004 से 2004 की बात, 2004 से आप जिस दिन की भी कॉपी देख लेते हैं कि मैं अपने ऑफिस में 21 मार्च 2004 से लेके आज से आज तक जो भी कॉपी आप मांगे मैं 5 मिनट के अंदर आपको। वाह, ये भी बड़ी बहुत बड़ी चीज है। वेट कर रहे हैं, मेहनत करते हैं और करते रहेंगे इसी तरह जब तक मेरे शरीर में दम है, सांस है, तो मैं कोई ऐसी। अच्छा, मेहनत के साथ साथ में जैसे सरहद केसरी सोशल वेलफेयर सोसाइटी की बोर्ड में है जी, और सरहद सोशल वेलफेयर सोसाइटी हमने सोचा भी कोई ना कोई काम करें अच्छे, तो उसमें ये भी विचार है कि सरकार से कुछ ऐड भी मिलती है। नहीं तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक अपने बुरे कामों को छिपाने के लिए एक अच्छा काम शुरू कर देते हैं। नहीं, हमने कोई ऐसा काम आज तक नहीं किया। मेरा रिकॉर्ड जहाँ मर्जी आप खोलो, मेरे देखिए हाँ एक बात तो बताता हूँ आपको। शादी केसरी जब से शुरू हुआ है तब से मेरे ऊपर 2 केस अदालत के हुए हैं। अच्छा जी। और एक केस तो मैं पिछले जनवरी में 2019 से कोई जीता। पहले वो मैं लोअर कोर्ट जीता, फिर मैं सेशन कोर्ट जीता, फिर मैं हाई कोर्ट से भी जीत के आया हूँ। और एक केस मेरे पास चल रहा है, तो वो भी उम्मीद है कि आने वाले 15-20 दिनों में शायद खत्म हो जाए जी, क्योंकि वो पार्टी जिसने केस किया था वो मान रहे गलत हो गया, तो केस शायद विड्रॉ कर लेंगे। नहीं तो चल रहा है, जो वो भी मैं चैलेंज करता हूँ कि हम जीत के आएंगे, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमारे ऊपर। अच्छा, चलो मैं यहाँ पे को वापस आ रहा हूँ सरहद केसरी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के ऊपर। उन्होंने एक ना प्रोग्राम सर स्टार्ट करा था कि लोडिंग करने मेला जी, जहाँ तक मेरे को ध्यान है मैंने उसकी एंट्री भी करी और मेरे को ऐसा लग रहा है कि 17 प्रोग्राम भी किए गए, 17 प्रोग्राम किए गए, लेकिन वो एकदम ही बक्से में बंद कर दिया गया। वो ऐसा है कि जब लंबा खींचते हैं ना काम, तो जो अप्रोच करने वाले आते हैं, क्योंकि हमने ना एक नियम बनाया था कि हमने जिस बच्ची की पहली लोड़ी हुई ना जी उसको सम्मानित करना है जी। लेकिन कई लोग क्या बताएं आपको, सिफारिशें लड़वाते थे कि मेरी बच्ची को भी कर दो। हम ऐसे उस मुकाम पे जाकर जब भी जिस हक मांगा जाए दूसरे को मिले,
यहाँ तक कि हमें कोई एमएलए वगैरह की सिफारिशें भी आती थी कि नहीं इनको कर दो तुम, लेकिन हम 251 तक पहुंच गए। नहीं मतलब पॉलिटिकल भी इंटरफेरेंस। हाँ बिल्कुल, पॉलिटिकल देखो हमें पॉलिटिकली फंड भी मिला है जी, लेकिन वो फंड को हम दुरुपयोग नहीं करना चाहते थे, जिस मकसद के लिए मिला उस मकसद के लिए करना चाहते थे। जी। लेकिन जब वो सिफारिशें आनी शुरू हो गई या कोई दबाव बनना शुरू हो गए तो फिर उन्होंने सोचा भी एक बार इसको क्लोज, इस वजह से सिर्फ उस वजह से आपने बंद कर जी। तो जो जितने साल मेरे ख्याल से 4 या 5 साल हो गए बंद हुए, बच्चों ने फिर हौसला किया है कहते पापा अगले मतलब क्या ये 26 को बक्सा खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा। जो बच्चियां आज भी वेट कर रही हैं या देखिए ये हम करने वाले कुछ भी नहीं है, ये फाजिलका वासी लोग जितने भी हैं सारे मेरे सहयोगी हैं और इनके सहयोग से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अपनी क्या अपनी जेब से तो मेरा 30% खर्च होता है जी, 25 से 30 तक, बाकी सारा सहयोगी सज्जन फाजिलका वासी जो भी है वो करते हैं और वही मेरे को हौसला देते हैं कि ये फंक्शन जारी रखो बंद। तो उम्मीद है भी क्योंकि आपको तो मालूम ही है जितनी भी एंकरिंग की है सभी आपने की है, आपको भी मालूम है। नहीं मैं उसी चीज में बोल रहा हूँ कि क्या उम्मीद रखें कि नेक्स्ट ईयर लोहड़ी कन्या मेला वापस आएगा? बिल्कुल जी, उम्मीद से आपने जीता है, हमने जो फैसला तो लिया है आगे प्रभु की मर्जी है, लेकिन कोशिश करेंगे जरूर करेंगे, छोटा करेंगे बड़ा करेंगे जरूर। चलो हम उम्मीद करते हैं ये लोहड़ी कन्या मेला वापस आए और बच्चियां जो 2025 में हुई हैं उनको भी फायदा मिले। आप भी ये वैसा करो भी, आप उसकी भी एंकरिंग आप ही मैं क्योंकि मैं आपके साथ आपने देखा हुआ है, आपको तो अच्छी तरह मालूम है भी ये प्रोग्राम कैसा है कैसे चल मैं रहा है। आप हमेशा ही आपको पता है जैसे कि मैं आपके साथ तो हूँ। फिर मैं भी प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि हम इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे, जी जरूर करेंगे। अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे और ऐड करूंगा, कल कहते हैं कि जैसे आपने बताया कि मैं किसी से डरता नहीं था, हम बिल्कुल मतलब सब जो भी काम कर रहा है फ्री कर रहा है, लेकिन जो मेरे कागजों में मेरे पास है कि राकेश जी डरते हैं तो सिर्फ अपनी वाइफ से डरते हैं, किसी से नहीं डरते। नहीं मैं बाबा बजरंगबली से डरता हूँ, उसका मतलब नहीं मतलब वाइफ से नहीं डरता, इतनी इतना सहयोग दिया है, इतना दिया है। कई बार वो कहते हैं ना आदमी की जीत में लेकिन ये भाई की मुझे भी सुननी है क्या? वो बात तो बिल्कुल सही बात है, जो मेरे को उसने हौसला दिया है ना, परमात्मा करे हर एक को जीवन साथी ऐसा मिले। मैं तो प्रभु से ये दुआ करता हूँ कि देखो 76 में मेरी शादी हुई, ठीक है, मैंने अपनी बीवी से आज तक लड़के नहीं देखा, मेरे को नुकसान हुआ, मतलब इतना कई बिजनेस में मैंने घाटा उठाया। आप लड़के देख आप नहीं बोलते, इसका मतलब बात सही है कि आप उनसे डरते हैं। नहीं मैं नहीं करता और लाते भी नहीं, वो तो मेरी एक मेरा हाथ है, दायां हाथ है, उसके बगैर मैं आगे चल भी नहीं सकता था। उसने जो मेरे को हौसला दिया है ना, किसी वक्त नहीं मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत आई है किसी किस्म की मैंने वो खत्म कर दी, मेरी तनख्वाह आ रही है अच्छा जी, उन्होंने सपोर्ट करा पूरा। अगर ऐसा ही सपोर्ट हर आदमी को मेरे को लाइए मेरे आप भी करो खत्म कर ले। मतलब आप ये मैसेज भी यही दे रहे हैं कि हर एक वाइफ को हर मतलब अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए, करना भी चाहिए, कोई भी आदमी बुरा नहीं होता जी। लेकिन किसी वजह से उसको घाटा पड़ गया, नुकसान हो गया, तो उसकी पत्नी उस वक्त सहयोग करती है और वो चिकट से बाहर आ जाता है, तो नेचुरली झगड़े कहाँ होंगे। आंटी मेरे ख्याल से टीचिंग प्रोफेशन में, हाँ जी, वो 2011 में रिटायर हो गए टीचर से जी। तो जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त उनकी सैलरी तो 65,000 थी तो अब तो वो 50,000 पेंशन ले रही है जी। तो वो आप भी बहुत सर करते हैं। अच्छा मैं एक चीज और पूछूंगा, सरद सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने एक काम और करा था, टीचर्स डे सेलिब्रेट करने। जी जी जी। तो क्या वो दया आंटी की वजह से बंद हुआ? नहीं वो उसका बंद होने का नहीं, उसकी भी कोई बात नहीं पड़ी। 2 मिनट में बताता हूँ आपको। हमने एक सोसाइटी जैसे स्वर्गीय राज छोटी काड़ा जी, प्रफुल्ल जी लाल और एक मेनी साहब टीचर थे, उनकी कमेटी बनाई हुई थी जी। और वो कमेटी सिलेक्ट करती थी भी ये टीचर क्या काम कर रहे हैं तो इनको सम्मानित कर रहे हैं। और जब फाइनल लिस्ट आती थी मेरे पास तो एक दफा उन्होंने मेरी धर्मपत्नी का नाम बीच में डाला हुआ था
तो मैंने उसी वक्त उसको काट दिया, मेरे लिए नहीं होता जी। तो उन्होंने मेरे को कहा भी नहीं, हमने इनका काम देखा है। मैंने कहा देखा है कुछ भी है, ये तो मैं वही बात हो जाएगी अपना कंधा बांटे रहे ये मुंड अपना को दे जी। तो जब हमने समाज के लिए करना था तो वो खुश थी इस बात में कि मेरा नाम आपने काट के अच्छा किया जी। तो इसलिए हमें कुछ बातें भी आती है कोई प्रेशर प्रेशर इसलिए इसी प्रेशर वजह से भी किसी से झगड़ा ना हो जाए, किसी का मन ना हो, इसको भी इसी वजह से बंद नहीं, वो एक प्रेशर था, एक जिसका स्पेशल एक प्रेशर था। हाँ जी बिल्कुल पड़ता है जी, क्या करें किस चीज का मामला है। नहीं, कोई एक किस्सा नाम मत दीजिए, मैं नहीं चाहता कि नाम लें। वो एक बात तो मेरे को याद है, सुबह फंक्शन था, शाम को मैं फुल लालपल की जी के जेब में नीचे पेट्रोल दूंगा, फिर नीचे होता था सुबह। तो वो सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने अप्रोच की, मैंने उनको बोला भाई नहीं हमारी जो कमेटी है ना वही फैसला करते, हम तो करते नहीं। कहते नहीं जी आप उतार देख लो, बड़ी उन्होंने दबाव बनाया, यहाँ तक कि जाते जाते अपनी धमकी दे गए भी मैं आपको देख लूंगा। अच्छा, इस तरह की क्या करें ये मंदालोड़ी मेले के अंदर भी एक बार हमारे सेव जो काम करते करते जिनके साथ हाथापाई होगी, हमें 2-3 लेडीज ऐसी आई हैं जो हमारे हम लेडीज को ऊपर में हाथ कैसे उठाते, तो हमने लेडीज को सुलाई तो उनको समझाया गया, क्योंकि उस वक्त ये बैठता था शायद ये फंक्शन सरकारी है। अच्छा जी। लोग बढ़ा देते थे आप भी जाओ आपको भी मिल जाएगा। हमारा बजट होता था 4,000 से लेकर 6,000 तक पर बेबी डोनेट करना बर बेबी देते थे और हर एक को एक जैसी चीज देते थे। ये नहीं कि कोई अमीर है कोई गरीब है, जो ऐसा भी जो पहले पाया उसको एक जैसे आइटम देते थे। अगर मेरे को कोई सहयोग करना चाहता था कि हमने ये सूट देना है बच्चियों को, तो मैं कहता कि 251 दूंगा, एक दूंगा। ओके। वो 251 जो लाते थे तो हम सारे सामान में डाल देते थे जी। 3-3 4-4 दिन पहले हम उसकी पैकिंग करते थे, मेरा मकान भर जाता था, सेवादार आते थे तो तैयारी करते थे, 2-2 3-3 ट्रालियां बाकी सामान ले जाते थे और खाली आता जो सामान लेके जाते डिस्ट्रीब्यूट आपको तो मालूम नहीं है, आप क्यों पूछ रहे हैं, ये तो पता ही है। ऐसा कि मैं जैसे दया ने आपको बहुत सपोर्ट करा, वैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके बच्चों ने आपके साथ कितना कोऑपरेट करा? नहीं तो मोस्टली आजकल ना बाप बेटे की बढ़ती कम है या जो माहौल चल रहा है वो सुनते कम है, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों बच्चे मेरे परमात्मा की दया से बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ हैं। मेरे देखिए पोतरी है, एक बड़ा पोतरा है जो 18 साल से ऊपर हो गया है जी। पोतरी 17 साल के, दूसरे बच्चे 12-13 साल के हैं। तो हमारा एक ही चूल्हा है, एक ही जगह हमारा खाना बनता है। रसोइयाँ दो बनाई हुई है जी। भी कभी ऊपर कोई सो रहा है तो उसको चाय वगैरह की जरूरत पड़े तो ताकि वो अपनी रसोई में डाले। लेकिन आज तक दोनों बच्चों ने अलग होने की तो बात छोड़ दीजिए, मैं एक बार क्या बैठा भी उतली मंजिल जड़ी बनाई किसी बच्चे को कोड़ियाँ बाहर काट लो जी। तो छोटा बेटा कहता कि मेरी बच्ची घर में आए तो उसको पता ही ना आपको चले भी वो घर आ रही है। तो मैंने नक्शे पाट के 5-6 बार मैंने नक्शे बनाए, फिर मैंने छोड़ दिया। वो कहते हैं इकट्ठा रह रहे तो आप हमें अलग क्यों करते हैं जी। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसी औलाद मेरी मिली है। तो कभी औलाद तो सोचा ही नहीं, वो तो कहते हैं जब तक रहेगी तब तक इकट्ठे रहेंगे। चलो ये तो बड़ी अच्छी मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मेरे पास ऐसी औलाद है, ऐसी कंपनी है कि मेरा पूरा से ख्याल भी रखते हैं, और अब तो मेरे को कहते हैं हम अपना आप सेवा में लगे रहो। अच्छा जी। पिछले दिन मैं 15 दिन तैयार लगा के, अच्छा। उसके बाद आता गया 10 दिन पाकिस्तान लगा के। अच्छा, मैं पाकिस्तान पे ही आ रहा था, 10 दिन पहले बात कर ली कि 1971 में जैसे आपने जंग देखी, लोग पाकिस्तान के नाम से डरते हैं और आप मेरे से 7 आसाद यहाँ पर पाकिस्तान जाए हैं। देखिए जैसे दो भाई अलग होते हैं वैसे मुल्कों की लड़ाई है तो पाकिस्तान अभी बना है 75 साल पहले तो सारा एक ही था, तो कोई फर्क तो खास नहीं है। लेकिन जो लड़ाई मुल्कों की है उसमें डर किस बात का, वैसे भाई बहन उधर है वैसे इधर, वैसे लोग उधर है वैसे, थोड़ा खान पीन में का फर्क है। वो नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, हम लोग आखिरी तौर पर गर्मी होने के नाते कम खाते हैं, खाते तो हमारे भी हैं जी, लेकिन हमारे छुप छुप के खाते हैं वहाँ।
ऐसा फर्क नहीं है, कोई हम जाते हैं हमारी बहुत कदर होती है। नहीं तो क्या मतलब पाकिस्तान एंटर करने से डर नहीं लगता जैसे लोग डरते हैं? देखो मैं, अगर मेरे को पूरा याद नहीं तो शायद मैं 15वीं बार हो गया है। एक पहले 82 में पहले चक्कर में लगा था जी। तो उस वक्त धर्मनुमा जी एडवाइजर थे इसको, मैंने बोले 3-4 दफा ले गए। जब उसने छोड़ दिया पहले का तो वो सारी कमेटी भारत सरकार की जो 20 बंदों का कोटा था मेरे हाथ में आ गई जी। मैं तो कभी नहीं डरती, मैं तो उसको भी अपना घर समझता हूँ। जब जाता हूँ तो बच्चे पूछते हैं बार बार क्यों जाते हैं, मैंने कहा शिव भोले बाबा जी को है, उनका आशीर्वाद ले लेता हूँ। हासिल तो मतलब वहाँ पे ऐसा कोई डर नहीं है आपको? मतलब हमारी तो जितने भी चक्कर लगे कोई ऐसी बात आज तक नहीं हुई। ये ठीक है, मतलब के अंदर अपने भी होते रहते हैं, उधर भी होते हैं, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन हमारी सपोर्टिव वगैरह अच्छा निजाम होता है जिस वजह से बिल्कुल साफ से वक्त आते हैं। जी। कभी ऐसा आपको वहाँ कुछ ऐसा लगा भी नहीं इन 15 साल में कि कभी डर लगा हो कि यार नहीं है? हाँ, ये तो देखा हुआ है जब इधर कोई 26/11 का कांड हुआ था जब जी, तो उस वक्त थोड़ा सा हमारी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और 2 दिन पहले हमें वहां से निकाल दिया गया। ओके। कि कोई खराबी ना हो, तो बस वही काम हुआ। तो नहीं कुछ आपको मतलब पर्सनली ऐसा महसूस होता है कि वाकई डर है यहाँ पे? पर्सनली ऐसा नियम ऐसा है कि वो हमें अपने कब्जे में रखते हैं, खुला नहीं घूमने देते हैं जी। बाजारों में पुलिस साथ जाती है, टच्चे बुला देते हैं, 2-2 आर्मी पुलिस वाले 10 आदमी को साथ जाते हैं, तो महसूस तो होता है। मतलब इंडिया में डरता है वहां जाने से, मतलब ऐसा कुछ मतलब जैसा मैं उसको क्यों पूछ रहा हूँ, अभी पीछे चैंपियन ट्रॉफी हुई है जैसे 1984 में हमारे जगह उग्रवाद था जी, तो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल हर वक्त उग्रवाद हर वक्त ऐसा लगता है। डर तो रहते हैं। मतलब वो डर तो है हम तो अपनी सिक्योरिटी की वजह से सेम आ जाते हैं, सिक्योरिटी ज्यादा होती है, जैसे अपनी सीएम साहब को मिलती है उससे भी ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है। फील के कैसा होगा, लेकिन डर के फील आता है। हाँ जी। तो 15 साल आप वहां पे गए हैं, है ना? 15 बार। लेकिन वो डर तो एक अब तो रह गए, अब रह गए। उम्र के लिहाज से भी क्या क्या है, पहले आप पाकिस्तान की बात करें, पहले तो लोग मतलब कश्मीर जाने से डरते थे। देखिए जैसे हम कश्मीर के हालात ठीक हो गए हैं, हाँ जी। अब पाकिस्तान के अभी नहीं ठीक हुए हैं, अभी नहीं। महंगाई भी बहुत ज्यादा है। ओके। तो मिडिल क्लास लोग पता नहीं कैसे जी रहे हैं बेचारे, है तो देखो परेशानी तो है ही। परेशानी है। कुछ मुल्कों की आपसी बॉर्डर की रंजिश करके व्यापार भी बंद है, नहीं तो कुछ चीजें इधर से उधर जाते थे, कुछ उधर से इधर आते थे। अच्छा अंकल, वहाँ के कुछ लोग अभी भी इंडिया के साथ जुड़े होंगे? जो नई पीढ़ी है ना, हाँ जी। वो तो चाहते हैं कि नए खत्म हो जाए, लेकिन जो पुरानी ये पीढ़ी है जिसके कोई मार काट हुई किसी का, कोई भाई मारा गया किसी का, वो अभी भी थोड़े बहुत दिमाग में रंजिश रखते रखते हैं। हैं, वो हमें काफी समझते हैं। ओके। काफिर। हाँ, तो ये जब चलता ही है, वे मान लो अपने हिंदुस्तान में कोई है उसका नुकसान हो गया, वो प्रॉपर्टी उधर छोड़ा है, तो वो भी मन में उड़ाव तो रखे रहेंगे, उड़ाव तो देते जी उसका कदम नहीं है। मुकाबला मतलब अभी भी वो मन में है। वैसे दुकानदार लोग बहुत अच्छी कदर करते हैं, अच्छा बुलाते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, चाय वगैरह भी दुकानों में बुलाते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। लाहौर और कहते हैं अमृतसर एक जैसा था, मतलब वो गलियां वैसी हैं? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर मैं समझता हूँ लाहौर और दिल्ली लाहौर और दिल्ली भाई बहन है, एक ऐसे शहर है जैसे सब सिर्फ खाने पीने का उर्दू ज्यादा चलता है लैंग्वेज में जी। आप पंजाबी और शेर पंजाबी बोलते हैं जी जी। बस बाकी आपको लगता है कि बाकी लाहौर और दिल्ली आज भी भाई बहन? बिल्कुल सेम ही है, लगता कोई फर्क नहीं है। जैसे रात गली भी आप देख लो, चांदनी चौक देख लो, एक चीज जैसी। वहां पे आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? सबसे बढ़िया पाकिस्तान में ऐसा है, जो पहले जब से जाते थे ना उसमें 10 दिन का टूर होता था जी। अब हो गया 6 दिन का जी। लेकिन हमने इस बार फिर रिक्वेस्ट करके है कि 6 को भी 4 का कर दो। अच्छा। उसका कारण है ये गुरुद्वारे के अंदर हमें बंद रखते हैं, सुबह मतलब 9 बजे चले 4 बजे पहुंच गए तो उसके बाद बाहर नहीं आने देंगे, बैठे रहो अंदर। तो फिर वो टाइम वेस्ट करना है, उसका बेहतर तो सीधा अमृतसर से हमें आसरा ले गए, सीधा 4 दिन में ये टूर खत्म हो सकता है। लेकिन अच्छा क्या लगा?
अच्छा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। नहीं कोई खास याद खास ये जो 15 बार आप लगातार जा रहे हैं? ऐसे मैं पहली 2 दफा मैंने उधर शॉपिंग की, जी। उसके बाद मैंने शॉपिंग अपने हिंदुस्तान से ही करने शुरू कर दी, उधर भी करता तो सेम चीजें सेम, रेट भी सेम हो गए हैं जी। महंगाई की वजह से तो शायद चीजें कुछ ज्यादा ही महंगी हैं महंगी है जी। तो इसलिए मैं तो अपने अमृतसर से आगे अपनी शॉपिंग करता हूँ, जो भी करता हूँ जी। मैंने उधर शॉपिंग बंद की हुई है। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर अभी भी नहीं आया। अच्छा क्या बताऊँ आपको भी, कुछ नजर आए तो मेरे जहन में कुछ आ नहीं रहा दिमाग में भी क्या अच्छा था। क्या आप जान भी अच्छा तो ये है जिस मंदिर में हम जाते हैं, जहाँ भोले बाबा के दर्शन करने जाते हैं, वही अच्छा है, लेकिन वो भी मंदिर अपनी उस अवस्था में नहीं है, खंडर बने हुए हैं। अच्छा। लेकिन जब हमको ये इधर से मूर्ति वगैरह लगाने की कोशिश करते हैं तो वो अगले साल मिलती नहीं वहाँ पे। अच्छा। हमने कई दफा घंटे वगैरह लगाए वहाँ, लेकिन अगले साल फिर वैसे का वैसे ही पाया जाता है। लेकिन अब कुछ लगता है सुधार होने जा रहा है हमारे लिए कि 26 करोड़ की धर्मशाला का निर्माण हो चुका है, ओके जिसका उद्घाटन इसी बार किया है। ठीक है। मंदिर ये तो हमारे लिए एक अच्छी बात है। हाँ, एक बड़ा अच्छा हाल और काफी अच्छा मैनेजमेंट इस दफा उन्होंने की थी। ये तो आगे हमने स्कूलों में करा, ओके माइन कॉलेज है वहाँ जाकर दिया, पहले स्कूलों में ला, अब वो धर्मशाला हिंदू यात्रियों के लिए सुरक्षित है, उनको चलाते हैं। मंदिर को बिल्कुल सामने बना दी गई है, जहाँ दूर भी नहीं है, तो ये अच्छा लगा। चलो मैं अंकल अपन पाकिस्तान से वापस आते हैं इंडिया में, और फैजलका में सरहद सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने एक और बड़ा अच्छा उपराला कर दिया है क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम पे जी। उस पे भी शायद आपके दोनों सपूतर मनोज एंड दीपक बहुत अच्छा उसमें योगदान देते हैं, तो उसके बारे में वो है, वो कंसेप्ट कैसे आपका मन में था या आपके बच्चे? नहीं ऐसा मेरी क्रिकेट में रुचि बिल्कुल कम है जी, ना मात्र है वो, क्योंकि बच्चे करते हैं तो बच्चों को सहयोग देना ही पड़ेगा ना जी। तो मैं उनको वाकफ करता हूँ कि बेटे आप जो भी करना अच्छा करते हैं। कई बार ना छोटा बेटा पैरिंग करता है तो मैंने उसको साफ साफ बोला भी पैरिंग का मतलब क्या होता है ये समझ लेना, ये नहीं भी ऐसी फैसला दे दो ऐसे फैसला दे दो। हमारा पीछे एसडीएम साहब थे शायद राजीव कौशल जी, उनके साथ मैच हुआ था तो उसमें भी यही दिक्कत आई थी। अच्छा, तो हमने अपनी टीम बनाई उसी तरह से की, तो उन्होंने वो का ढोकरा है जी, उनको दोबारा बनाया भी फैसला हमारे, तो वो आज तक पेंडिंग है फैसला ये क्योंकि मैं ये रिस्पेक्ट करता हूँ जिस बच्चे का हाथ बनता है ना तो ये नहीं 5 या 5 लोग जीतते ये इसमें मैं बच्चों को सहयोग देता हूँ, बहुत साल करवाते हैं, बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराते हैं जी। वो क्लब टूर्नामेंट होता है यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, छठी पानी वो दूर से टीमें आती हैं, फेमस टूर्नामेंट उनको साथ लिया हुआ है, वो भी हमारे बच्चे हैं जी। नाम चाहे कुछ भी कोई समझ जाओगे क्या मतलब है, लेकिन बच्चे बहुत नशे की तरफ ध्यान नहीं देते जी, और हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा थ्योरी बड़ा अच्छा। मैं भी 1-2 बार वहां पे मेरे को जाने का मौका मिला। हमारा प्रयास यही है कि युवा पीढ़ी को खेलों की ओर वो पूरा वो भी युवा पूरा साथ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल जिसने भी उधर क्रिकेट के वो खिलाड़ी है दिन रात सेवा करते हैं, खुद मंडी को साफ करते हैं जी, और वो नशे से भी बचे हुए हैं जी। मजदूर आदमी है जो वेटर है, कोई पल्लेदारी करता है, तो मंडी में अपने अपने रोज चलाते हैं, लेकिन हम पहले उनसे ये पढ़ा लेते हैं कि आप नशे से दूर रहोगे, तो नशा जो है वो खा जाता है युवा पीढ़ी का ध्यान, कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का ध्यान बदल जाए, बाकी आगे उनकी किस्मत है। अगर एक चीज और पूछना चाहूंगा, मतलब 72 की एज आपकी हो चुकी है जी, और आज भी आज वैसे ही एक्टिव है जैसे पहले, इसके पीछे राज क्या है? आखिरी राज है या नहीं? ऐसा है मैं खान पीन पे बड़ा तेज करता हूँ जी, मैंने आज तक कभी कोई परफ्यूम नहीं लगाया जी, सरों के तेल के अलावा कोई मैंने तेल यूज नहीं करता जी, तो बस यही खाना पीना, जो अपने पेट से दुश्मनी करोगे तो ऐसे होगा। नेचुरल बात है, मैंने कोई भी डाइट नहीं किया अभी तक जी, वो तो मैं भी नहीं करता, जो गॉड गिफ्टेड है मैं उस पर विश्वास करता हूँ, वो तो मैं भी नहीं करता तो मैं देखो जवान आप ही तो है ना
अंकल एक चीज 72 मतलब आपने बिजनेस भी करा, आपने ओपरे भी देखी, जॉब भी करी, आपने रिपोर्टरशिप भी करी, जर्नलिस्ट भी करी, और अभी आप एक बड़े अच्छे मुकाम पे, सरहद के से बड़े अच्छे मुकाम पे करा है। इन सभी एक सफर में कितने लोगों ने आपका साथ दिया, और वो लोग अगर आप कुछ हमें बताना चाहते हैं कि वाकई उनका साथ आपके साथ रहा, या कई लोगों ने आपकी टांग खींचने की कोशिश करी, कुछ ऐसे रहता है सफर के अंदर अच्छे बड़े लोग मिलते रहते हैं जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अच्छे हैं ना तो आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे जी। लेकिन हम किसी को बुरी नजर से देखेंगे भी वो बुरा है, लेकिन पहले अपने आप लाती मारे भी मैं बुरा हूँ या वो बुरा है। मेरे को पल पल पर समय समय पर बहुत सहयोग मिला, उसकी वजह ये भी मैंने कभी भी बेईमानी नहीं करी, किसी का हक नहीं मारा, किसी के आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। मैं अपनी कछुआ चल के आगे से मुकाम पर पहुंचा। मैं ये नहीं देखता कि आप क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ देख के चलना मैंने नहीं सीखा। मेरा काम होता है कि मैंने आगे कैसे बढ़ना है, मेरा टारगेट क्या है, हम उस तरफ ध्यान देते हैं। सहयोग तो मेरे को जिसने भी मैंने मांगा, मेरे को किसी ने इनकार नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है भी ये आज लेगा कल देगा, आज लेगा कल देगा, तो ये चलता रहता है जी। बैंकों से भी लोन लेते हैं। मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसने बहुत सहयोग दिया? तो ये जब से मैंने पेपर शुरू किया है तो मैं विशेष तौर पर नाम लेना चाहूँगा सेठ करण मल्होत्रा जी। करण मल्होत्रा जी, क्योंकि इनके संबंध मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छे हैं। तो हमें कोई भी विपदा कोई आती है तो वो हर वक्त हमारे सर के ऊपर खड़े हैं, हमें कोई परेशानी उन्होंने आज तक नहीं आ जाती। उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी इसी तरह हमें सहयोग देते रहेंगे। तो और किसी ने टांग खींची हो, चलता रहता है, वो किस का नाम ले आपको, वो चलता रहता है। हमने टांग उसके हाथ में दी नहीं, बचा के साइड में उतर। मतलब समय समय पे ऐसे लोग आपको बहुत मिलते हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखे हमने लाइफ में। लेकिन मैंने देखो मेरे से ना मेरे ऑफिस में आए ना, आपको दिखाऊंगा, इतनी फाइल बनी हुई मेरे पास, जो लोगों ने मेरे को नोट्स भी भेजे, वकीलों को नोट्स भी, लेकिन मैंने किसी भी वकील का नोटिस का जवाब ही नहीं दिया। तो मेरे पास जो वकीलों की मंडली है, मेरे भाई उस्मान है, उन्होंने मेरे को बता रखा भी केस जो करेगा उनको फिर बाद में जवाब देंगे, आप चुपचाप होकर बैठे रहो, गलत जवाब दे बैठेंगे तो अपने भुगतनी पड़ेगी। इसलिए किसी ने केस भी नहीं किया। हाँ, कभी कोई मेरे से गलती से खबर कोई छप गई गलत, तो मैंने उसका माफी मांग लिया है। तो ये तो जरूरी है। अगर मैंने कोई आपके खिलाफ खबर गलत लगा दी, देखो पता है कि हर जगह पत्रकार होते हैं जी, हम तो जा नहीं सकते, आपके विश्वास पे अपनी खबर लगानी है, और आपसे गलत आ गई तो हमने साथ दी, तो वह आपका मन दुखा, तो हम उसका माफीनामा भी मांगते हैं, सॉरी फील करते हैं। जैसे आपकी संतुष्टि होती है वो संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं जी। क्योंकि हम भी इंसान हैं, भगवान तो है, समाज का एक अंग है, गलती हमारी भी होती है जी। तो हम ये गलती करते हैं ना, उसके ऊपर फिर हैवी नहीं होते, गलती हो गई बात। सो मैं अंकल जाते जाते एक चीज और पूछूंगा, या पूछूंगा नहीं, आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऐसा मैसेज जो आपने 72 की एज में, एक ऐसा मैसेज आपके पास आया हो कि यार वाकई इस दुनिया में ये मैसेज देना चाहिए, वो आप ऐसी मैसेज हमारे यूथ को या यंग जनरेशंस को या सीनियर सिटीजन को या पेरेंट्स को, बीइंग पेरेंट्स, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, इस वक्त जो पंजाब की युवा पीढ़ी है ना, वो नशे की ज्यादा जा रही है जी। तो उनके लिए मेरा ये संदेश है कि बच्चों जो हो गया उसको भूल जाओ। नशा इंसान को खोखला कर देता है, यहाँ प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, तमाम टूट जाते हैं। अपने अपने माँ बाप की सेवा करो, घर गृहस्थी में रहो, बिजनेस करो, अच्छा काम चंगा माड़ा नहीं होता कोई भी, छोटा हो बड़ा हो, जिथे तुहानू संतुष्टि होवे वो काम करके अपना पेट वालों अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। ते
ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣੀ ਠੱਲ ਨਾ ਪਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਟਾਫਟ ਜੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਵੱਖਰਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਵੱਖਰਾ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ। ਔਰ ਜਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਉੱਠੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਏ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਰਹਿਣ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾ। जी, सो बड़ा अच्छा मैसेज एज ए जर्नलिस्ट और एज ए सोशल वर्कर और एज ए पेरेंट्स ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। आई होप कि सब लोग ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਥਾਨਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।